नमस्कार साथियों, मैं अनुकूल द्विवेदी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आशा आईसीएस के यूट्यूब चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी पे। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश जिसके साक्ष्य हमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं, विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, और ये साक्ष्य इस बात का प्रमाण भी है कि सातवाहन वंश की सत्ता के अधीन छत्तीसगढ़ का कुछ भाग आया करता था। और छत्तीसगढ़ में इस राजवंश के प्रभाव को जानने के लिए हम आज आए हैं ये टॉपिक लेकर के। तो एक बहुत छोटा सा परिचय आपके सामने मैं रखूंगा सातवाहन वंश का कि ये था कौन सा वंश, ठीक है, कहाँ पर स्थापित था, ताकि छत्तीसगढ़ में इसके प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर ढंग से आप समझ सकें। तो साथियों देखिए, सातवाहन वंश की बात जब भी हम करते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि सातवाहन दक्षिण भारत का पहला ऐसा राजवंश था जिसने दक्षिण से उठकर के उत्तर भारत में भी अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की। उत्तर भारत के कई स्थानों को इसने अपने अधिकार में लिया, ठीक है। तो जब आप भारत का नक्शा देखते हैं और भारत के नक्शे में जब आप इस प्रकार से आप देखें, ये आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के ठीक पीछे में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपका पड़ जाता है भाई साहब मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के ठीक नीचे का पार्ट जब आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा जो आपका आंध्र प्रदेश से लेकर के इधर नीचे का जो पूरा पार्ट था, ये था सातवाहनों के अधीन। मतलब आज का पूरा महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटका का पार्ट ले लें आप, सीमांध्र ले लें, तेलंगाना ले लें और उत्तरी तमिलनाडु का पार्ट ले लें, ये पूरा का पूरा कहना चाहिए सातवाहन राजवंश के अधीन था। और ये राजवंश प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध से, मतलब आप मान करके चलिए 75 ईस्वी के आसपास से लेकर द्वितीय शताब्दी, पूरी द्वितीय शताब्दी, सेकेंड सेंचुरी शताब्दी, यानी 200 ईस्वी तक। वैसे कमोबेश देखा जाए तो सातवाहन राजवंश जो है वो लगभग 500 से 700 वर्ष तक शासन करने वाला राजवंश रहा है। लेकिन बीच बीच में क्या है, अंधकार के युग आते गए, कुछ शासक कमजोर होते गए, और है ना, तो ऐसे करके थोड़ा डिसकंटिन्यू रहा। लेकिन हम जिस समय की बात करने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो भी साक्ष्य मिले हैं सातवाहनों के, वो हमको इस पीरियड के लगभग 125 साल के प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, यहाँ से ऊपर अगर देखा जाए तो ये जांजगीर चांपा और रायगढ़ का जो बालपुर का क्षेत्र है, इधर से हमको छत्तीसगढ़ के इन पोर्शन से हमको सातवाहन कालीन साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आइए अब इसको हम व्यापक पैमाने पे देखते हैं, थोड़ा छत्तीसगढ़ के मैप पे। इससे आपको कम से कम सातवाहन राजवंश का जो एक्सपेंशन है, जो विस्तार है, वो समझ में आया होगा कि ये राजवंश था कहाँ का, कब का था, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं हम इसको छत्तीसगढ़ के मैप के ऊपर। यानी ये हो गया हमारा जी, छत्तीसगढ़ हो गया। और छत्तीसगढ़ में हम देखें तो जो सातवाहनों के जो अवशेष हैं हमको, वो मूलतः देखिए ये है आपका रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त होते हैं। ये हमें जांजगीर चांपा से प्राप्त होते हैं। ये हमें बिलासपुर के चकरबेड़ा से प्राप्त होते हैं, इधर बिलासपुर है, ध्यान रखेंगे। और इसके साथ ही एक मिनट, थोड़ा इसको और
ये हो गया आपका, ये देखिए जी, ये हो गया, ऊपर में गौरेला पेंड्रा मरवाही हो गया। तो इस प्रकार से अब आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है जहां पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं सातवाहन राजवंश के बारे में, तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रायगढ़ जिले में बालपुर, बालपुर जहां से हमें सातवाहन कालीन शासक अपीलक की एक मुद्रा प्राप्त हुई है। किसकी? सातवाहन शासक, सातवाहन शासक अपीलक की मुद्रा हमें कहां से प्राप्त हुई? बालपुर से। बालपुर का और भी साहित्यिक महत्व भी है साथियों। जो पांडे परिवार है, मुकुटधर पांडे का जो परिवार था, लोचन प्रसाद पांडे का, वो बालपुर का ही था। तो छत्तीसगढ़ में साहित्यकारों की तीर्थस्थल बालपुर को माना जाता है। इसके अलावा आप देखिए किरारी, किरारी जो पड़ेगा आपका कहां? ये पड़ेगा जी किरारी, ये पड़ेगा जांजगीर और चांपा में। आप नक्शा देख पा रहे हैं, जांजगीर चांपा में पड़ेगा। तो जांजगीर चांपा से, किरारी से हमको एक काष्ठ स्तंभ मिलता है। क्या मिलता है? काष्ठ स्तंभ, वुडन पिलर, काष्ठ स्तंभ। जो काष्ठ स्तंभ तालाबों के बीच में गाड़ दिए जाते हैं, तालाबों में जल स्तर को नापने के लिए, तो एक ऐसा ही काष्ठ स्तंभ किरारी में एक तालाब में गड़ा हुआ था। जब पानी सूखा तो अंदर डूबा हुआ वो हमें प्राप्त हुआ, जिसे उठा करके 1921 में इसके खुदाई हुई और इसको उठा करके वर्तमान में गुरु घासीदास संग्रहालय घड़ी चौक रायपुर में रखा गया है, किरारी का काष्ठ स्तंभ। फिर इसके पश्चात देखिए एक स्थान है आपका गुंजी। गुंजी भी है आपका जांजगीर चांपा में, ठीक है। इसको हम बनाते हैं इधर जी, गुंजी। गुंजी से हमें वरदत्त श्री, आपके सातवाहन शासक हुए वरदत्त श्री का हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। सातवाहन शासक वरदत्त श्री का हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। कहां से? गुंजी से। गुंजी भी आपका जांजगीर चांपा में है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जब आप बिलासपुर में जाते हैं तो बिलासपुर से जब सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा सातवाहनों का पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिलता है बिलासपुर के मल्हार से। मल्हार यानी जब आप NH-49 में आगे बढ़ेंगे, आप आगे की तरफ, तो पूर्व की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ से कट के एक रास्ता NH-49 से ही मल्हार की तरफ जाता है। कहाँ जाता है? मल्हार की तरफ जाता है। मल्हार जो कि किस नदी के तट पर है? लीलागर नदी के तट पर। लीलागर नदी के तट पर है। यहां से खुदाई में हमें बहुत व्यापक साक्ष्य सातवाहन राजवंश के प्राप्त हुए। यहां खुदाई में हमें भगवान शिव का मंदिर भी मिला, गणेश की प्रतिमा भी मिली, हमें गंगा यमुना की प्रतिमा भी मिली, हमें शिवलिंग मिले तमाम, हमें भगवान विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा मिली। और जो भगवान विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा हमें मल्हार से प्राप्त हुई, उस चतुर्भुजी प्रतिमा के नीचे में लिखा हुआ है, एक अभिलेख है, सातवाहन का कालीन अभिलेख है। वह लिखता है गामस कोसलीय नृपः वेद सिरिस। क्या लिखा हुआ है? गामस कोसलीय नृपः वेद सिरिस लिखा हुआ है। अर्थात कोसल का एक गांव जिसका राजा वेदश्री है। कोसल का एक गांव जिसका राजा वेदश्री है। यानी इस स्थान का कोई नाम नहीं है, मल्हार का सातवाहन काल में कोई नाम नहीं था, बल्कि उसको क्या कहा गया? कोसल का एक गांव। भाई सीधी सी बात है, आगे जब शर्भराज वंश आएगा, अमरार्य कुल,
शरभपुरीय राजवंश, क्षमा चाहूंगा, शरभपुरीय राजवंश। तो सरभराज के बेटे प्रसन्नमात्र ने निडिला नदी के तट पे, क्या पढ़ते हो, निडिला नदी के तट पर प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना की। तो उसके पहले तो निश्चित तौर पे आप मान करके चलिए कि नगर के रूप में इसका अस्तित्व नहीं रहा होगा, कोई नाम था नहीं, केवल एक गांव माना जाता था ये। तो निश्चित तौर पर उस समय ये ऐसा स्थान था जो सिर्फ कोसल के गांव के रूप में इसकी मान्यता थी, कोई नाम वगैरह नहीं था। नामकरण इसका सबसे पहली बार स्थापना किसने की इस स्थान की नगर के रूप में, प्रसन्नमात्र ने की। प्रसन्नपुर नाम इसका रखा, निडला नदी के तट पर। निडला नदी यही जो आपकी लीलागर है, इसी को निडला नदी कहा गया और मल्हार को प्रसन्नपुर कहा गया, और बाद में चल करके उसका नाम मल्हार पड़ा और निडला नदी का नाम जो है वो लीलागर पड़ गया। तो ये है आपके छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश का पूरा। हाँ, यहीं से आपके पातालेश्वर महादेव हमें प्राप्त होते हैं, मल्हार से ही। और डिंडेश्वरी माँ की का मंदिर भी यहाँ पर है। माना जाता है कि वह 52 शक्तिपीठों में से एक है डिंडेश्वरी माँ। तो मल्हार की अपनी बड़ी महिमा है, मल्हार की अपनी बड़ी महिमा है। चाहे आप पौराणिक महिमा बोलें, चाहे आप उसकी साहित्यिक माफ कीजिएगा, ऐतिहासिक महिमा बोले, आती है ऐतिहासिक गौरव की बात करें, चाहे आप उसके सांस्कृतिक गौरव की बात करें। मल्हार का अपना छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक अलग ही स्थान है, पहचान है। या मैं ये कहूं कि प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर तो हम इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक पुरातत्व के दृष्टिकोण से समृद्ध स्थान मान सकते हैं, जिसके पुरातत्व इसके इतिहास की गहराइयों की ओर इशारा करते हैं। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद। आगे मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।